हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्या बेटा, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात। पहली बात ये, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर अलजेब्रा की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप यहाँ पर इस चैप्टर की पूरी फील नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मैं बार बार उन टर्म्स का, उन टॉपिक्स का यहाँ पर जिक्र करूँगा। क्लियर है बात। सेकंड बात, नोट्स के रिगार्डिंग बेटा आप क्या करें, इस बोर्ड्स की लगातार आप स्क्रीनशॉट लेते रहें और फिर लास्ट में अपनी बुक के साथ थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कर आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स को स्टार्ट करने से पहले मेरे को आपको बताना पड़ेगा मैकेनिक्स, क्योंकि काइनेमेटिक्स बेटा मैकेनिक्स की ही ब्रांच है। मैकेनिक्स क्या है बेटा, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि मोशन में है तो आपको उसकी स्टडी करनी है। स्टडी में करेंगे क्या आप, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो सबसे पहले उसके ऊपर क्या लगा होगा, फोर्स लगा होगा, तो फोर्स की स्टडी करेंगे। क्लियर है। अब ये फोर्स लगने के बाद कुछ वेलोसिटी से चला होगा तो वो वेलोसिटी की स्टडी करेंगे, कितने समय में कितनी दूरी तय करी कि उस चीज़ की आप स्टडी करेंगे। ठीक है, कितना एक्सेलरेशन इसके पास आया, कितनी इसके पास फाइनल वेलोसिटी रही होगी, इन सभी पैरामीटर की स्टडी को आप कर क्या बोलते हो, मैकेनिक्स बोलते हो। ठीक है, उसके तीन आपकी ब्रांचेस हैं, स्टैटिक, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। स्टैटिक में आप क्या करते हो, कोई जो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है उसकी स्टडी करते हो। ठीक है, काइनेमेटिक्स में क्या करते हो बेटा, अगर आप देखो सबसे पहली चीज़ किसी भी मोशन की क्या है, फोर्स है। फोर्स लगेगा तो बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी, और मूव करने के बाद उसके पास कौन कौन से पैरामीटर आएंगे, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो आप इस फोर्स की स्टडी नहीं करते हो, लेकिन फोर्स के आगे वाले जो पैरामीटर हैं उनकी स्टडी करते हो, डेट इज इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम। ठीक है, इसी स्टडी को क्या बोला गया है, काइनेमेटिक्स। देखिए, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ द मोशन। हु इज द कॉज ऑफ मोशन, फोर्स। ठीक है, एंड डायनेमिक्स में आप उस कॉज को इंक्लूड कर लेते हो, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर विच कॉज मोशन एंड द फैक्टर आज फोर्स। क्लियर है। काइनेमेटिक्स आपका चैप्टर नंबर 2 है और डायनेमिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 10 आते हैं। कुल मिलाकर आप देखें 5 चैप्टर हैं मैकेनिक्स के अंदर। तो लमसम अगर मैं बात करूं, क्लास 11th आपको सिर्फ और सिर्फ डील करना है किससे, मैकेनिक्स से। क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशन से। रेस्ट आप किसको बोलेंगे बेटा, रेस्ट पोजीशन उस चीज़ को बोला जाता है जब ऑब्जेक्ट की लोकेशन, कहूँ मैं, टाइम के साथ क्या ना होती हो, चेंज ना होती हो। ठीक है, तो रेस्ट क्या है, पोजीशन और लोकेशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी मैं, क्या मेरी पोजीशन या लोकेशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, नहीं, तो मैं किस में हूँ, रेस्ट में हूँ। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल और देख लीजिए आप, रेस्ट का, ट्री हो गया। मोशन, अगर आपकी पोजीशन या लोकेशन चेंज हो रही है तो आप किस में हैं, मोशन में हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, बेसिक डेफिनेशन रेस्ट और मोशन की। देखिए, मोशन और रेस्ट बेटा रिलेटिव टर्म्स हैं, ये डिपेंड करती है कि ऑब्जर्वर कौन है। आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं। मान लीजिए आप और आपका फ्रेंड कार में जा रहे हैं और मैं बाहर से आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मेरे को लगेगा कि आप दोनों किस में हो, मोशन में, परंतु आपको लगेगा आप और आपका फ्रेंड किस में है, रेस्ट में है। एक दूसरा एग्जांपल देखिए, आप ट्रेन में जा रहे हो और मैं बाहर प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूँ, तो मेरे को लगेगा कि आप किस में हो, मोशन में, परंतु आपको क्या लगेगा, मैं और मेरे सारे को पैसेंजर किस में हैं, रेस्ट में हैं। जब आप ट्रेन से मूव कर रहे होते हैं कहीं, तो आपको क्या लगता है, मैं तो रेस्ट में हूँ और ये पेड़ क्या कर गया, पीछे की तरफ मूव कर गया। होता है कि नहीं होता। तो अल्टीमेटली मोशन या रेस्ट डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर। ठीक है, अगर आप एक क्लासरूम का सिनेरियो लो, वहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और आपसे पूछा जाए कि आप रेस्ट पर हो कि मोशन में, तो आप कहोगे किस में, हम रेस्ट में हैं। परंतु अगर आप देखें बेटा, आप लोग अल्टीमेटली अर्थ के ऊपर बैठे हुए हो और अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। क्लियर है, तो अर्थ तो किस में है, मोशन में है, तो अल्टीमेटली आप भी किस में है, मोशन में। तो कोई अगर हमें बाहर से अंतरिक्ष से देखेगा तो उसको लगेगा कि हम लोग किस में हैं, मोशन में हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मोशन और रेस्ट डिपेंड किसके ऊपर करती है, ऑब्जर्वर के ऊपर। बेटा इसको नोट कर लें आप।
नेक्स्ट हम डील करेंगे बेटा अजम्पशंस इन मैकेनिक्स। बेटा अजम्पशन का मतलब क्या है, आपने कुछ बातें अज्यूम की हैं किसके अंदर, मैकेनिक्स के अंदर। क्यों की हैं? ताकि आप ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी को ईजिली कर पाएँ। ठीक है, तो पहला आपका अजम्पशन है पॉइंट मास ऑब्जेक्ट और पार्टिकल। ठीक है, ये आपका होता क्या है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो परंतु उसका कोई साइज ना हो। आप कहेंगे सर ऐसा कौन सा पार्टिकल होता है, ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास मास तो हो और साइज ना हो। देखिए बेटा, इस चीज़ को आप इस तरीके से समझेंगे। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है और उसने बहुत ज़्यादा दूरी तय की है एज़ कम्पेयर टू इट्स साइज। आप अर्थ को ही ले लीजिए, अर्थ का डायमीटर है बेटा करीब करीब 13,000 किलोमीटर। ठीक है, और जब अर्थ सन के चारों ओर घूमती है तो अर्थ के द्वारा जो तय की गई दूरी है वो उसके डायमीटर से बहुत ज़्यादा अधिक है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साइज़ को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है बात आपको? एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए दो स्टेशन के बीच में हज़ारों किलोमीटर की डिस्टेंस है और आप अपनी कार से उसको ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो उस डिस्टेंस के सामने आपकी कार की जो उसकी साइज़ है वो क्या है, 0 है। तो मैं मान सकता हूँ कि आपकी कार क्या है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। आप समझ गए होंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप क्या मान सकते हैं, पॉइंट साइज़ मान सकते हैं, परंतु उसके लिए कंडीशन क्या है कि उसके द्वारा तय की गई डिस्टेंस या दूरी आपकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू इट्स साइज़। तो आपकी उस साइज़ को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? सेकंड बात आपका बेटा रिजिड बॉडी कॉन्सेप्ट। देखिए, अगर कोई एक बॉडी है और उसके ऊपर मैं इस तरीके से फोर्स लगाऊं तो आप निश्चित तौर से देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा। क्लियर है? चाहे बेटा ये बॉडी रबड़ की हो चाहे स्टील की हो, कंप्रेशन दोनों में आता है। हाँ, रबड़ में आपको दिख जाता है और स्टील में बहुत कम कंप्रेशन आता है जिसे आप अपनी आँखों से कैच नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो आइडियली आप बोल सकते हैं कि कोई भी रिजिड बॉडी नहीं है इस दुनिया में, परंतु स्टील और ऐसी बॉडीज़ जिनमें डिफॉर्मेशन बहुत कम था जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं पाए, तो हम बोलेंगे उनको रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी वो बॉडीज़ होती हैं जिनमें एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कोई कंप्रेशन या एक्सटेंशन ना आए। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट लोड कंसेप्ट। देखिए, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और मान लीजिए वो इस तरीके से टेबल के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, ये आपकी टेबल है। तो टेबल के ऊपर जब रखा हुआ है तो जिस पार्टिकल से मिलकर ये बॉडी बनी है उन हर पार्टिकल का अपना एक मास होगा, और मास होगा तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, वेट लगेगा। तो अल्टीमेटली जो रियलिटी ये है कि मास कैसे लग रहा है, हर पार्टिकल से लग रहा है। परंतु इस चीज़ को मैं ऐसे ना दिखाकर ऐसे भी दिखा सकता हूँ। मैं मान लूँ कि पूरा मास एक सिंगल पॉइंट से नीचे की तरफ क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसे मानने से होगा क्या, जस्ट सिंप्लिसिटी हो जाएगी आपको मैकेनिक्स को पढ़ने में। और इसी लोड को आप क्या बोलते हैं, पॉइंट लोड, जो कि एक पॉइंट से नीचे लग रहा है। रियलिटी में तो ये पूरे सरफेस से नीचे लग रहा है, परंतु हम इसको इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट है आपका रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे, ऐसे मोशन को क्या बोला जाता है बेटा, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। तो की कॉन्सेप्ट है स्ट्रेट लाइन, तो इसको स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोला जाता है। अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो उस मोशन को बोलते हैं हम रेक्टिलिनियर। मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि रेक्टिलिनियर कब बोलना है और ट्रांसलेटरी कब बोलना है। अगर आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट हो जिसके का अपना एक मास हो और अपना एक साइज हो, ठीक है, और वो मूव करे स्ट्रेट लाइन में, तब मोशन क्या होगा, ट्रांसलेटरी मोशन। अगर आप देखें बेटा तो जो ये बॉडी है इसके अंदर जितने भी पार्टिकल हैं जिनसे मिलकर ये बॉडी बनी हुई है, वो सभी क्या करेंगे, एक डायरेक्शन में मूव करेंगे और सभी पार्टिकल के द्वारा डिस्टेंस कवर भी क्या होगी, इक्वल होगी। क्लियर है? नेक्स्ट आपका सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन। देखिए, मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ स्टूडेंट्स। मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरी मोशन कुछ इस तरीके से हो, तो आप कहेंगे कि मैंने एक सेमी सर्कल चक्कर काटा, कोई ये मेरा सेंटर रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं चक्कर इस तरीके से काटूं तो देखिए मैं साथ साथ इस एक्सिस के अबाउट भी क्या कर रहा हूं बेटा, रोटेट कर रहा हूं। क्लियर है? मतलब अगर ये कोई सेंटर है और ऑब्जेक्ट इस तरीके से चक्कर काटे तो वो तो है बेटा सर्कुलर मोशन।
लेकिन ऑब्जेक्ट खुद भी घूमे इस सेंटर के अबाउट चक्कर काटते हुए तो वो मोशन कहलाता है बेटा रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन को मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल में दिखाया है, ठीक है। नोटिस करेंगे आप, देखिए ये ऑब्जेक्ट इस एक्सिस के अबाउट लगातार क्या कर रहा है, अपने आप को रोटेट कर रहा है। मतलब बाहर तो रोटेट हो ही रहा है, अंदर भी क्या चल रही है, एक रोटेशन चल रही है इस एक्सिस के अबाउट। क्लियर है। एग्जाम्पल क्या होता है आपका, स्पिन टॉप जो लट्टू होता है वो एग्जाम्पल होता है रोटेटरी मोशन का। अर्थ को देखिए, अर्थ क्या करती है, सूर्य के चारों चक्कर भी काटती है, साथ के साथ अपनी एक्सिस के अबाउट भी घूमती है। तो अर्थ भी किस में है, रोटेटरी मोशन में। एक्चुअली में बेटा सर्कुलर मोशन आपका एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए होता है। क्लियर है बात। और रोटेटरी मोशन में आपके पास कोई ऐसी बॉडी होती है जिसकी आप साइज को कंसिडर करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट टाइप मोशन हमारा बेटा ऑक्सीलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। मान लीजिए ये एक सिंपल पेंडुलम है। पेंडुलम किसे बोलते हैं, एक बॉल लीजिए, उसके साथ धागा अटैच कीजिए और उसको किसी सीलिंग से अटैच कर दीजिए, ठीक है। तो अगर आपने इसको डिस्टर्ब किया तो बॉल का मोशन कुछ इस प्रकार होगा बेटा। क्लियर है। बॉल उधर जाएगी, फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर, फिर इधर की तरफ, फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर। इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसको बोलते हैं मीन पोजीशन। देखिए आप मीन पोजीशन के ये आगे पीछे क्या कर रही है, ऑक्सीलेट कर रही है, ठीक है। ऐसे मोशन को क्या भी बोला जाता है बेटा, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। और बैक एंड फोर्थ मोशन भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका मिक्स मोशन। मिक्स मोशन बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन है, ठीक है। जितने भी आपको अभी तक पढ़ाए हैं उन दो का कॉम्बिनेशन क्या होगा, मिक्स मोशन। जैसे आपका साइकिल का टायर, साइकिल का टायर देखिए आपका, अगर चलती हुई साइकिल का टायर देखेंगे तो वो आगे की तरफ भी जा रहा है और उसके साथ जो टायर है वो इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। तो ये एग्जांपल होगा आपका मिक्स मोशन का। नेक्स्ट अपना टॉपिक है बेटा मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन, ठीक है। एक एग्जांपल से इसको समझाऊंगा मैं। मान लीजिए आपके पास आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, जेड एक्सिस, और ये आपका ओरिजिन है। और एक चीटी है वो कुछ एक्स एक्सिस के लॉन्ग इस तरीके से जा रही है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसका एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है चीटी का। क्लियर है। तो आपको इसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कौन से कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ने वाली है, आप कहेंगे सिर्फ हमें एक्स कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ने वाली है। तो आपकी जो चीटी का मोशन कैसा है बेटा, मोशन इन 1 डायमेंशन। मैं बोर्ड पर ये जो लिख पा रहा हूँ उसको लिखने के लिए मेरे को 2 एक्सिस की जरूरत पड़ी बेटा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये जो मेरा मोशन है बोर्ड पर कुछ भी लिखना, ये कैसा है, 2 डायमेंशन मोशन है। पतंग का उड़ना, पक्षी का उड़ना, ये सब किस में आ गए, 3 डायमेंशनल मोशन में आ गए। क्लियर है। एक क्वेश्चन आया हुआ आपके कंपटीशन एग्जाम में, एक सर्कल है और जो चीटी है वो इस सर्कल के ऊपर मूव कर रही है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो बताइए चीटी का मोशन कैसा है। तो आप देखें चीटी एक्स एक्सिस में भी मूव कर रही है और साथ के साथ किस में मूव कर रही है, वाई एक्सिस में भी मूव कर रही है। तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशन मोशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को कहाँ से वॉच किया है, ठीक है। मान लीजिए एक बॉडी है जो जा रही है 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और आप ग्राउंड पर खड़े हैं, तो आपको उसकी वेलोसिटी कितनी दिखेगी बेटा, 3 मीटर पर सेकेंड ही दिखेगी। तो आप क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और मैन विल बी इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप रेस्ट पर होकर मोशन को ऑब्जर्व करते हैं तो उस फ्रेम को क्या बोलते हैं बेटा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वर किस पर होता है बेटा, रेस्ट पर होता है, ठीक है। एक दूसरा केस देखिए, बॉडी 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही थी और आप अब एक ट्रॉली में हैं जिसकी खुद की स्पीड कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड। तो अब आपको इसकी स्पीड कितनी दिखेगी बेटा, 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि बेटा ये 3 से भाग रहा है, 1 से तो आप भी भाग रहे हैं। तो आपको लगेगा कि ये हर सेकंड कितना मूव कर रहा है, 2 मीटर मूव कर रहा है। तो इसकी स्पीड आपको कितनी दिखेगी, 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। तो अगर आप देखें तो अब आपने मोशन को ऑब्जर्व किया जबकि आप खुद किस में थे, मोशन में थे। तो ऐसे फ्रेम को क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ऑब्जर्वर इसमें खुद किस में होता है बेटा, मोशन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा ओरिजिन, रेफरेंस पॉइंट एंड स्टार्ट पॉइंट। देखिए क्योंकि आपको इस चैप्टर में क्या करना है, डिस्टेंस वगैरह को मेज़र करना है,
तो डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, आपका स्टार्ट पॉइंट। क्योंकि आप डिस्टेंस को तभी मेजर कर पाएंगे जब आप एक क्या लें, 0 पॉइंट लें, एक ओरिजिन लें, ठीक है। तभी तो आप बता पाएंगे ये 1 मीटर है कि 2 मीटर है। एक एग्जांपल से समझिए, भिवानी से रोहतक 60 किलोमीटर है और रोहतक से दिल्ली भी कितना है, 60 किलोमीटर। अगर आप यहाँ पर अपना 0 लें भिवानी पर, तभी आप बोल पा रहे हैं कि भिवानी से रोहतक कितना है, 60 किलोमीटर। क्लियर है बात। अगर आप रोहतक को अपना 0 लें या ओरिजिन ले तो आप बोल पा रहे हैं कि रोहतक से दिल्ली की दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर, ठीक है। मतलब आपको पहले एक ओरिजिन को सेट करना पड़ेगा और फिर आप बता सकते हैं दूरी को, ठीक है। नोटिस करें एक दूसरी बात बेटा, अगर मैं रोहतक को ओरिजिन लेता हूँ तो मैं इसको लिखूँगा -60। मैं बोलूँगा कि ये इस तरफ है 60 किलोमीटर दूर, और इसको मैं बोलूँगा +60। क्लियर है बात आपको भाई। सेम चीज़ बेटा आप क्या बोल सकते हैं टाइम के लिए भी। मान लीजिए भिवानी से रोहतक की दूरी के लिए आपको कितना लगा, 1 घंटा, और रोहतक से दिल्ली की दूरी के लिए भी कितना लगा, 1 घंटा, ठीक है। तो अगर आप भिवानी को ओरिजिन लें तो आप बोलेंगे भिवानी से दिल्ली की दूरी कितनी है, 2 घंटे की, ठीक है। और अगर मैं रोहतक को लूँ तो ये क्या बोलूँगा, 1 घंटे की है, ठीक है। तो मतलब अब मैंने रोहतक को क्या ले लिया है, ओरिजिन। और मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ रोहतक को ओरिजिन लेकर कि 1 घंटे पहले मैं यहाँ था और अब मैं यहाँ पर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हमने सिर्फ बेसिक देखा है। आपका अब कोर चैप्टर स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास से। थैंक यू।